हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनोलॉजी का हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शंस। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो क्या होती है। एक्चुअली टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही फ्री होते हैं। इसमें एंटीजन भी फ्री होता है और एंटीबॉडी भी फ्री होता है। दोनों फ्री होते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं, ठीक है। और एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं इन सर्कुलेशन। लेकिन होता क्या है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है एक्चुअली ये समटाइम्स क्या होता है कि एंटीजन कभी-कभी इन फ्यू केसेस में ऐसा भी होता है कि जो एंटीजन होता है वो किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू पे जाके फिक्स होता है और एंटीबॉडीज़ जो हैं फ्री सर्कुलेशन में होते हैं और वो जाकर एंटीजन के साथ में फिर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि एंटीजन जो है वो बिल्कुल फ्रीली होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है और एंटीबॉडी जो है वो जाकर उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो सर्कुलेशन में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है? और इसके साथ में क्या है कि जब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो इसमें बनते हैं, ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो टिश्यू को डैमेज करते हैं, ठीक है? इन टिश्यू को डैमेज करते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस। और कौन-कौन से वो टिश्यूज़ होते हैं कि जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं और उनको डैमेज करते हैं। उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? जहाँ पर कि जो किडनी में अवेलेबल होती है। दूसरा वास्कुलर एंडोथेलियम है, जॉइंट लाइनिंग्स है, पल्मोनरी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है। तो ये जो साइट्स हैं जहाँ पर कि ये कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है और इसका जो क्लासिकल सिम्पटम है इस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का जो क्लासिकल सिम्पटम जो इसका होता है वो होता है वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। और ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं? मोस्टली जो जॉइंट्स की है ब्लड वेसल्स हैं या फिर जो किडनी की ब्लड वेसल्स हैं वही फ्रीक्वेंटली इसमें अफेक्टेड होती हैं और उनसे क्या है सिम्पटम्स फिर डेवलप होते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। ये सिम्पटम्स इससे जो हैं वो डेवलप होते हैं। और अब जो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है इस रिएक्शन में वो एक्चुअली क्या है कि वो जनरलाइज भी हो सकता है और वो लोकलाइज भी हो सकता है। दोनों तरह के रिएक्शंस जो हैं वो हो सकती हैं। अगर वो जनरलाइज हैं तो वो सीरम सिकनेस लाइक जो है वो रिएक्शंस होती हैं और जो लोकलाइज रिएक्शंस होती हैं उसमें आर्थस रिएक्शंस होती हैं जो कि 4 to 8 आवर्स लेती हैं डेवलप होने के लिए। तो टाइप 3 को हम कैसे इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे? हम एग्जांपल लेंगे होस्ट सीरम का, इसके जो हम इंट्रोड्यूस करते थे पहले, उससे कैसे ये रिएक्शन होती है वो अब आज हम देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो है वो बोन मैरो है। बोन मैरो क्या डेवलप करता है? बोन मैरो जो है वो 2 लाइनेज से निकलती हैं। एक तो होती है लिम्फोइड लाइनेज और दूसरी होती है माइलॉइड लाइनेज, ठीक है। अब जो माइलॉइड लाइनेज होती है वो प्रोड्यूस क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है आपके प्लेटलेट्स को और वो प्रोड्यूस करती है आरबीसीज को। वो प्रोड्यूस करती है किसको? वो प्रोड्यूस करती है ल्यूकोसाइट्स को। हम्म। तो अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है एक्चुअली जो वो टी सेल्स को बनाता है, ये टी सेल्स जो होती हैं ना ये ऑटो रिएक्टिव हो जाती हैं किसके अगेंस्ट? माइलॉइड सेल्स के अगेंस्ट। तो क्या होता है जब ये इसके साथ में ऑटो रिएक्टिव हो जाती हैं तो जो माइलॉइड स्टेम सेल्स थी उनका नंबर क्या हो जाता है? उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो जो आरबीसीज जो हैं आरबीसीज भी फिर कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे और ल्यूकोसाइट्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, इनके जो नंबर्स होते हैं सेल्स के वो डिक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ये जो टी रिएक्टिव जो हमारी जो टी सेल्स थी
ये ऑटो रिएक्टिव हो जाती हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स के अगेंस्ट। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं उनका क्या हो जाएगा, उनका फिर नंबर डिक्रीज होगा, और उनका अगर नंबर डिक्रीज होगा तो आरबीसीज का, प्लेटलेट्स का और ल्यूकोसाइट्स का भी इन द सेम वे नंबर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आरबीसीज का नंबर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, उससे एनीमिया हो जाएगा। और अगर प्लेटलेट्स का डिक्रीज होगा तो क्या होगा, उसका सिम्टम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। और अगर ल्यूकोसाइट्स जो अवेलेबल है, जो कि जिनका नंबर डिक्रीज हो गया है, तो ल्यूकोसाइट्स का नंबर डिक्रीज होने से ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ये सिम्टम आपको दिखाई देंगे। तो जब अगर ये तीनों जो हैं वो इनका नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पेनसाइटोपीनिया। इनको हम क्या बोलते हैं, पेनसाइटोपीनिया। तो अगर एनीमिया भी हो, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया भी हो और ल्यूकोपीनिया भी हो तो क्या होगा, कलेक्टिवली पेनसाइटोपीनिया हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी सीरम सिकनेस का तो कहीं बात नहीं आई है। अच्छा, तो अब होता क्या है, देखिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एनिमल में, किसी भी एनिमल में हम, कोई भी एनिमल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो टी सेल्स है ना, इन टी सेल्स के कुछ एंटीजेंस निकालते हैं हम, कुछ पर्टिकुलर एंटीजेंस, और इन एंटीजेंस को हम कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, इस एनिमल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब उस एनिमल में हम उन टी सेल्स के एंटीजेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जो वो, अब वो तो एंटीजन है ना उसके लिए, वो कोई एंटीबॉडी नहीं है, वो क्या है, वो एंटीजन है। तो क्या करेगा, वो जो एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करेगा। ठीक है, तो जो वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को डेवलप करेगा, फिर हम उन एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और उनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उन एंटीबॉडीज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ जो पेशेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो जब हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि जो ये टी सेल्स थी ना, ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स थी, इनको ये क्या करेंगे, सराउंड कर लेंगे। हम्म, ठीक है, तो जब ये टी सेल्स जो है वो अब अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी, तो अगर नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, जो हमारी माइलॉइड सेल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज नहीं होगा, उनका नंबर डिक्रीज नहीं होगा तो आरबीसीज, ल्यूकोसाइड्स, प्लेटलेट्स, इनका नंबर भी डिक्रीज नहीं होगा। और जब इनका नंबर डिक्रीज नहीं होगा तो ना तो एनीमिया होगा, ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ना ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा, यानी कि पेनसाइटोपिनिया वाली कंडीशन अब नहीं रहेगी। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि सीरम सिकनेस कैसे डेवलप होती है, लाइक सिम्टम्स कैसे डेवलप होते हैं, होता ये है कि ये जो एंटीबॉडीज थे ना, जो एंटीबॉडीज हमने एनिमल से लिए एंटीबॉडीज, अब इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अब वो बनाने लगता है एंटीबॉडीज। राइट, वो क्या करने लगता है, वो अब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करने लगता है। तो अब इसने भी अपने एंटीबॉडी बना लिए। अब होगा क्या कि जो होस्ट से हमने एंटीबॉडीज, होस्ट सिरम से या जो भी एनिमल आपने यूज़ किया फॉर एग्जांपल, उससे जो एंटीबॉडी आपने लिए थे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी हो रहे थे, अब हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट बना लिए एंटीबॉडीज। तो अब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, है ना। अब ये कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो गया। अब होता क्या है कि जो ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये यूजुअली नॉर्मल पर्सन में इन कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव कर दिया जाता है। कौन करती है इनको रिमूव, हमारी मैक्रोफेजेस कर देती है, न्यूट्रोफिल्स कर देती हैं इनको रिमूव। लेकिन इन केस अगर ये रिमूव नहीं हो रही हैं तो वो क्या-क्या वो कौन से वो रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये रिमूव नहीं हो रहे हैं। या तो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है,
ठीक है? या फिर क्या है कि जो हमारी टी सेल जो हमारी फेगोसिटिक सेल्स हैं वो जेनेटिकली वो उनमें कुछ डिफेक्ट है, या फिर क्या हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में फॉर्म हो गए कि हमारी जो सेल्स हैं वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही हैं। तो अब होता क्या है इसकी वजह से? जो वेसल्स होती है ना, वेसल्स, ये वेसल्स के अंदर की जो लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग है, वहाँ पर जाकर ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और जब ये वहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट होते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर ये डीपर साइड में भी जाते हैं, है ना? डीपर साइड में फिर ये मतलब इंसर्ट हो जाते हैं। और क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे क्या होता है कि इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो उनकी टेल है ना, टेल एक्टिवेट होती है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या है? पहले C1, C4, 2, 3, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 5 to 9 इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो डिस्ट्रॉय होती है। दूसरा क्या होता है कि जो ये C3A, C4A और C5A हैं, क्योंकि बी पार्ट प्ले करता है इनमें, और ए जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। जो ए है, ये C3A, C4A, C5A, ये क्या करते हैं कि ये जो है ना, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स अट्रैक्ट होती हैं, जो जितनी भी इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, मास सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई, तो वो वहाँ पर वो फिर वो एक्यूमुलेशन होता है। वो ट्राई करते हैं, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय द कॉम्प्लेक्स, और फिर अगर वो नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, अपने जो भी वो एंजाइम्स हैं उनको रिलीज करते हैं। और उन एंजाइम को जब वो रिलीज करते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती हैं। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती हैं जिससे कि क्या होता है कि ये जो वास्कुलर लाइनिंग है, ये इसमें इडीमा होगा, इसमें श्रिंकेज होगा, है ना, और ये डीपर लाइनिंग, ये जो है कॉम्प्लेक्सेस जो है ये डीपर भी एंटर करेंगे, और फर्दर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो हैं वो डेवलप होंगी, और उन कंडीशंस को ही हम एक्यूमुलेटली हम फिर जो है सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शंस हम डेवलप हो जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सब होता है ये कहाँ पर होता है ज़्यादातर? जहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट है, मस्कुलर एंडोथेलियम इससे होता है, जॉइंट लाइनिंग्स में होता है, पल्मोनर एल्वुलर मेम्ब्रेन्स में होता है। तो ये रिएक्शन ज़्यादातर वहाँ पर। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। आज हमने पढ़ा कि वो रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है, इसको हम कहते हैं, और वो रिएक्शन कैसे डेवलप होती है। आज हमने ये पूरा डिस्कस किया एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।